खबर में खुश आमदीद मेरे साथ आरफीद बड़ी साहब और मैं सईद काजी। बड़ी साहब, नवाज यूँ लगता है कि नवाज शरीफ साहब के घर की तरफ तमाम जो इंसाफ है उसने आजकल ना पूरे काफिले इंसाफों के उनकी तरफ जा रहे हैं। अपीलें बहाल हो चुकी हैं, इंशाअल्लाह ताला इंसाफ उन्हें मिलेगा और हम बड़े खुश हैं इस बात पर। चेयरमैन PTI इलेक्शन से पहले पार्टी अहदे से अगर फारग हो जाती हैं तो उनका क्या मुस्तकबिल होगा, पार्टी का क्या मुस्तकबिल होगा। सदर मोहतरम ने कहा है कि उन्हें इलेक्शन होते नज़र नहीं आते और आज और भी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मैं सदर ना रहा तो मैं गिरफ्तार हो जाऊँगा और दिस एंड डैट, इस तरह की क्यों बातें उन्हें नज़र आ रही हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस मुल्क के बेशतर जो कारोबारी तबका था अंडर इनवाइसिंग और ओवर इनवाइसिंग से अरबा डॉलर का चूना लगाया उन्होंने हमें। और हुकूमत माशाल्लाह किसकी थी और कौन कौन वारदाती है इसमें मुलव्वस था, जिन्होंने रियासत के ऊपर से मलाई उतारी और पूरी दुनिया के दारुल खिलाफों में अपने जो है घर बना लिए। इस पर हम बात करेंगे बड़ी साहब, लेकिन पहले आ जाते हैं। देखिए, इंसाफ मिलना तो बड़ी अच्छी बात है और कभी कभी यूँ लगता है कि एक इंसाफ सारे का सारा हिकपा से ही टुर पे है। माशाल्लाह, अच्छी बात तो अच्छी है बड़ी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, आपने हमेशा सुना होगा जलजले आते हैं, इंसाफ का जलजला आ गया, तूफान आता है, सैलाब आता है। इंसाफ की इतनी तेजी से सैलाब, जलजला और तूफान तीनों बना लें तो इतनी तेजी से आज तक पाकिस्तान में इंसाफ नहीं आया। ये कितना अल्लाह का करम हुआ है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब पे अल्लाह मिला मेहरबान है। ऐसा लगता है कि वो नैब इंसाफ जिधर ना लिए लगता है उधर टुर पे है। इंसाफ नहीं कहा सब, तूफान, जलजला, सैलाब। अच्छा, आप अंदाजा करें, अब से कुछ साल पहले यही नैब था, यही इख्तियारात थे, यही FIA था, यही इख्तियारात थे, यही अदलिया थी, यही इख्तियारात थे, और जो भी वज़ीर आज़म था उस वक़्त यही इख्तियारात थे। जब पहले नवाज शरीफ साहब आए तो इनके भाई मुस्लिम लोहारी में जुलूस निकाल रहे थे। एयरपोर्ट में एक बंदा नहीं पहुंचा और मुझे याद है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा निकली तो उन्होंने देखा मुझे बाहर तो देखने दो, बाहर बंदा ही कोई नहीं था। अब ना सिर्फ सरकारी प्रोटोकॉल बल्कि आज ऐसे लगा कि नैब का काम लोगों को करप्शन से मुबैना तौर पर पाक करना है। ये वही नैब है। अच्छी बात है ना, करप्शन इस मुल्क से खत्म हो जाएगी मियाँ साहब जब क्लीन हो गए तो। देखिए कैसा गुजारिश है, करप्शन खत्म होनी चाहिए ना, करप्शन करने वाले खत्म होंगे तो करप्शन खत्म होगी। गुजारिश ये है, यही नैब है, इनसे ये पूछा जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, GID बनी, पाकिस्तान के बेहतरीन अदारों के बेहतरीन अफसरान उसमें तैनात किए गए। वो वैसे भाई थे, वो वॉल्यूम 10 किधर गया? वो भी इसी से रिलेटेड था। उसमें कई दफ़ा दुबई गए, बैरून मुल्क गए। आज से लेके जब तक ये नैब की पहली पेशी थी या जब से वो GID बनी, कम से कम मेरा ख्याल है 10-15 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगा होगा इस पे, नहीं इससे कम नहीं लगा होगा। आपको याद है एक सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम यार, अगर एक इंसाफ का बोल बाला हो जाए तो 10 करोड़ रुपए की गल है। वो आपका दाया हुआ, इस कौम का दाया हुआ। फिर नैब को रखने की जरूरत के आज पहले भी नैब हमने हमेशा हर केस में सुना ये बेल रिजेक्ट करें, हमने अरबों रुपए की रिकवरी करनी है, हमने एविडेंस इकट्ठी करनी है, हमने जवाब लेना है। इसी नैब में ही मोहतरम नवाज शरीफ साहब जाते रहे। आज ऐसा लग रहा था कि नैब बादियुल नज़र में, नैब का नहीं नवाज शरीफ के वकील थे, वो कहते हैं अपीलें बहाल होनी चाहिए, हम तो इसके बहुत हक में हैं। उन्होंने कहा गिरफ्तार ना सवाल ही नहीं पैदा होता, जमानत कन्फर्म करता यकीनन। तो काजी साहब, इतनी स्पीड से इंसाफ होने के बाद अगर हम 139 पे, फिर ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी। नहीं, इंशाल्लाह अब तो मेरा ख्याल है कि हम उस ग्राफ से निकल जाएंगे। इस इंसाफ की फराहमी की बात तो 139 क्या काजी साहब, आपके एक दोस्त अक्सर आपको कहते थे ये नैब या कुछ अदारे ड्राई क्लीन की मशीन है। आज आपको यकीन आया कि नहीं? आप कहते थे नहीं। मैं कहा नहीं सर, मैं नहीं कहता था, चौधरी शुजात हुसैन कहा करते। देखिए, सैफुर रहमान ने जब नवाज शरीफ साहब ने खुद नैब बनाया, सैफुर रहमान ही ने थे ना, उन्होंने पीपल्स पार्टी को लगड़ बगड़ कर दिया। मुशर्रफ साहब ने किया, उन्होंने इंतहा कर दी। इमरान खान उन्होंने कर दी। मगर इन सब ने कोशिश की है कि कोई भी 2 नंबर बंदा फड़िया ना जाए।
नहीं देखिए कादी साहब, आप पकड़े हुओं को छुड़ा रहे हैं यार, ड्राई क्लीन कर रहे हैं। कादी साहब पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। यही नैब कह चुकी हैं कि ये अदालतें कह चुकी हैं हमें धोखा देके गए। यही लाहौर हाई कोर्ट एक जज साहबान ने कहा था मुझे इनकी जिंदगी की गारंटी दें, और यही मोहतरम राना सनाउल्लाह बड़ी साहब मेरा आपसे आज एक बड़ा हट के सवाल है इससे पहले कि हमारे मेहमान हमारे साथ आ जाए। चाहे कोई बंदा था, ये वारदाती और फराडियों इनकी जरूरत, इमरान खान यानी खुसरो बख्तियार साहब पे $100 बिलियन का केस नैब का, मुल्तान नैब का। अच्छा वो अपना वो उन पर इल्ज़ाम है जो 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 ये जी कि ये इन्होंने इसकी स्टील मिल का बेड़ा गर्क कर दिया रज़ाक दाऊद साहब ने। ये हमारी रियासत हो, हमारे बड़े मुक़्तदर लोग हों, इनको 2 नंबर लोगों की हमेशा ज़रूरत क्यों रहती है? तेरी में थोड़ी मेरी लोड़ नहीं पैदी, इसकी क्या वजह है? नहीं सर बात सुनिए, जब आपने एक गाइड साहब इससे पहले कि हम करें, आबद जुबैरी साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट, आप इधर सवाल को आगाज करें। आजकल आबद जुबैरी साहब हम कोई सवाल नहीं करेंगे। जिस तरह लोग कहते हैं 187 नंबर या 37 नंबर है हमारे अदलिया का, जिस तरह आजकल चंद दिनों से 21 अक्टूबर से मैं इंसाफ नहीं होता हुआ देख रहा। एक सुना था सैलाब आता है, एक सुना था जलजला आता है, एक सुना था तूफान आता है, बड़े बड़े महलात बैठ जाते हैं, पहाड़ बीच में बह जाते हैं, दस्त बैठ जाते हैं। आजकल तो इंसाफ का जलजला, सैलाब और तूफान तीनों मिलके आ रहा है। इतनी तेजी से किसी शख्स को ड्राई क्लीन करने के लिए इतनी ताकतें आपने पूरी जिंदगी में देखी कभी? अच्छा जुबैरी साहब, आप अपनी बात जरा, मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाता चलूँ कि ताकि भट्टी साहब के सवाल में ज़रा और भी जान आ जाए। ज़रा सुनिएगा ये शॉर्ट। तो ये इंसाफ तो जुबैरी साहब जिस तरह ये कह रहे हैं, माशाल्लाह इसमें सागदार साहब का भी बड़ा हाथ है। 164 का बयान देने वाले हमारे प्यारे जो वज़ीर ख़जाना हैं। जनाब गो हेड प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सही कह रहे हैं कि पहले लोग शिकायत करते थे कि इंसाफ मिलने में देर हो रही है, अब जल्दी इंसाफ मिल रहा है तो आप लोग शिकायत कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आता। ये भट्टी साहब शिकायत कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। वही मैं कह रहा हूँ, भट्टी साहब शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब तो खुश होना चाहिए कि जी देखिए कितना फौरी इंसाफ मिल रहा है लोगों को। तो आप खुश हो ना भट्टी साहब, कभी तो खुश हो जाया करें सर। तो देखिए आप सही। जी प्लीज आप कंप्लीट कीजिए पहले। जी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मैंने आपने पहले भी आपके शो पे जब मैं आया था आपने यही पूछा था, मैंने यही कहा था कि देखिए अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी और बातें पहले तय हो चुकी होंगी तो कोई इसमें देर नहीं लगेगी। अब देखिए बाज़ दफ़ा कोर्ट भी क्या करे, वहाँ आके प्रोसिक्यूशन कहती है कि जी हमें इनकी गिरफ्तारी दरकार नहीं है, उनकी वो दायमी जो वारंट्स थे वो सस्पेंड हो जाते हैं, केस भी उनके फौरन फिक्स हो जाते हैं, पहले से नैब का जो प्रोसिक्यूटर है केस फाइल होने से पहले वहाँ मौजूद होते हैं। तो देखिए सारी एक उनके किसी के हक में कोई बात जारी होती है, उनके हक में किया जा रहा है, उनको इंसाफ देने की या जल्दी से उनके केसेस ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। मैंने भी लास्ट टाइम कहा था सिस्टम वही रहता है, लाडला बदल जाता है, मैं आपके उस पर कहा था। तो आप देखिए कि मतलब कि कितनी जल्दी पहले हमने कभी अपनी जिंदगी में ये नहीं सुना कि एक मुजरिम को प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए। वो प्रोटेक्टिव बेल भी मिल गई और उसमें जज ने कंसेंट से करवाया कि जी प्रोसिक्यूटर ने उसमें कंसेंट की जो ऑर्डर आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। फिर उसके बाद देखिए कि उन्होंने कहा जी हमें उनकी गिरफ्तारी दरकार नहीं है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं सर। अच्छा सर गुजारिश ये है, मुझे इंसाफ मिलने में तो बहुत खुशी है, लेकिन ये इंसाफ जो बलोचिस्तान के किसान है उसको भी मिले, पठान जो उधर KPK का उसको भी मिले, राजनपुर का जो है उसको भी मिले। ये चंद खानदानों के लिए सिर्फ यही नवाज शरीफ है। मुझे सिर्फ ये गुजारिश है, चंद दिन पहले मैं देख रहा था कुछ लोग अदालतों में जाते थे, अदालतें 10-10 एतराज़ात लगाती थी, अदालतें फैसला महफूज कर लेती थी। इतनी स्पीड सिर्फ एक केस में या हमें बाकी भी नजर आएगा? हम तो चाहते हैं इंसाफ हो, लेकिन इंसाफ इंतकाम ना हो, केस देख के फैसला किया जाए, चेहरे देख के नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है।
आप देखेंगे पहले जब इमरान खान साहब को रिलीफ मिलती थी कोर्ट से, 200 केसेस में उनके खिलाफ बनाए गए, मुख्तलिफ केसों में उन्हें फंसाया गया या उनके खिलाफ केसेस दाखिल किए गए, उनको जब कोर्ट रिलीफ देती थी तो एक जमात जो थी वो कहती थी ये लाडले हैं और ये सब कुछ है। अब पता नहीं वो क्या कहेंगे जब उनके लीडर को एक इस तरह से रिलीफ मिल रही है। तो ये आप उनसे पूछिए ना कि जी अब ये जब इस तरह से आपको रिलीफ मिली, आप सही फरमा रहे हैं कि आम आदमी को ये नहीं। और आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हो गई थी कि रईस को अलग इंसाफ का वो मेयार था और गरीब के लिए अलग था। तो ये तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात आज से 1400 साल पहले कह दी थी कि ये वार्निंग थी एक कि अगर आपका अदल का निज़ाम नहीं होगा और अदल सबके लिए बराबर नहीं होगा तो कौमें तबाह हो जाएंगी। तो आप देखिए कि हम यहाँ क्या हो रहा है। आप देखिए कि यहाँ हमारी माओ बहनों बेटियों को जिनको बेल्स मिलती हैं गिरफ्तार हैं और उनके साथ आज ये ख़त निकला है खदीजा शाह का जो मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा। अगर वो सच है जो उन्होंने उसमें लिखा है तो आज शर्म से मेरा सर झुक गया है कि हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ क्या हो रहा है कि उनको बेल मिलती है फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये हमारी औरतों के साथ अब ये हो रहा है कि कोर्ट्स पे मुझे सवालिया निशान है कि इंसाफ उनको देना होता है। अगर इस तरह का जबर हो रहा है सोसाइटी में, अगर यहाँ इंसाफ कोर्टों से नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुओ मोटो लेना चाहिए। देखेंगे क्या हो रहा है कि ह्यूमन राइट्स की क्या पोजीशन है हमारे मुल्क में, क्या हो रहा है। इलेक्शन की डेट नहीं आती। एक आजकल एक चीज सोशल मीडिया में चल रही है कि इलेक्शन की डेट नहीं मिल रही इस मुल्क में, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट सबको मालूम है। तो देखिए अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो ये इसमें फिर अदलिया का इसमें एक रोल होना चाहिए कि वो इंसाफ फराम करे। इस तरह से नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। हम और आप अदलिया का एहतराम करते हैं, एक आखिरी उम्मीद होती थी अदलिया। गुजारिश ये है जी बिल्कुल, जब मैंने थोड़ी सी गुजारिश की कि इतना इंसाफ है, आपने कहा जी आप क्यों थोड़ा सा बुरा महसूस करें। मैं कह रहा हूं कि जिस खातून का आपने नाम लिया और भी लातेदात है, असला केस में 2-2 साल से अंदर हैं। क्या पाकिस्तान में इस नवाज शरीफ पर ये जो केस बना वो गलत है या सही, मैं कोई उसमें जजमेंट नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने बनाया, JIT बनी जिसमें पाकिस्तान के आला तरीन अदारों के आला तरीन अफसरान लाए गए। इस केस पे मेरी इतला के मुताबिक 20 करोड़ से ज्यादा खर्चा हो चुका मुबैना तौर पर, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, सैकड़ों दफा पेश हुए। या कम से कम फिर जिन्होंने मुकदमे झूठे किए हैं सबको गिरफ्तार करो। यार ये तो कोई तरीका नहीं। आप केस बनाते हैं, पूरी दुनिया में अगले की रसवाई होती है, आप कहते हैं करप्ट है, सजा भी दे देती हैं, यही जज साहब दे देते हैं, फिर उसी के आप उसको ड्राई क्लीन करने के लिए कहते हैं गिरफ्तारी की भी जरूरत नहीं है, रिमांड भी जरूरत नहीं है, जी आया नू। तो व्हाट इज दिस, कहां जाएगा आम शहरी। आप सही कह रहे हैं। देखिए कि ये जो ज़्यादा नैब का इदारा हमेशा सियासतदानों के, ख़ास तौर पे सियासतदानों के जो अपोजिशन में होते हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ। वो नवाज शरीफ साहब हो, इमरान खान, कोई भी पार्टी हो, पीपल्स पार्टी के लीडरान हो, सबके खिलाफ जो हुकूमत आती है उसको यूज़ करती है। जब भी मैं तो शुरू से कह रहा हूँ ये नैब का इदारे को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। नॉर्मल एंटी करप्शन लॉज वगैरह हमारे और कवानीन मौजूद हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर, पीनल कोड में, और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप नॉर्मल कोर्ट्स में इनके केसेस चलें या स्पेशल कोर्ट्स बन जाएँ उन्हीं लॉज के तहत। लेकिन इस तरह इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए नैब के इदारे को। जिसने भी किया, जब उनको फेवर देना होता है तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, और जिसी को पकड़ना होता है तो उसको ऐसे पकड़ते हैं कि जी 90 दिन का आपको याद है रिमांड होता है, 90 दिन तक उसको बंद कर देते थे, फिर उसके बाद वो कोर्टों में जाते थे और फिर उनको बेल भी हाई कोर्ट से मिला करती थी पहले। अब तो खैर उनके नीचे आ गई है बेल, ट्रायल कोर्ट के पास उसकी जुरिसडिक्शन। तो ये देखिए ये हमेशा इस तरह से इस्तेमाल हुआ है। जो आप अब देख रहे हैं ये आपने पहले भी देखा कि पहले भी जिसको फेवर को फायदा पहुंचाना चाहती है वो इस तरह से करती है कि वो कहते हैं कि जी, तो फिर वो लोगों को चाहिए कि अगर उनके खिलाफ केसेस झूठे बने तो वो उनको प्रोसिक्यूट करें, मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस करें उनके खिलाफ कि जी मेरे खिलाफ हुआ। लेकिन जिस आदमी को आपने जेल में रखा और बेगुनाह इंसान को जेल में रखा, उसके वो दिन या आज़ादी वापस कैसे देंगे आप उस पीरियड के लिए? आप सिर्फ पैसे में उसको तोलेंगे कि जी आपकी कॉम्पनसेशन हम आप दे देते हैं। ये चीजें खत्म होनी चाहिए। लेकिन ज़ुबैरी साहब, मेरी थोड़ी सी आपसे और भट्टी साहब से मैं थोड़ा इख्तलाफ की मुझे इजाज़त है, लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं। 10 दफा करें आप, हमारा इंतकाल करें तो अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखिए मैं जब ये इंसाफ हो रहा था तो यार जिस तरह के नेकोकार परहेजगार हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, अपना मलिक रियाज साहब हैं, मियाँ मनशा साहब हैं, उजले साफ सुथरे लोग, वो लियारी में एक हमारे बड़े दोस्त भाई थे, उनको कितना अर्सा हमने अंदर रखा। तो जब इनके खिलाफ ये हो रहा था तो मुझे लग रहा था यार ये क्या अनामली है, ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं है। इन शुरफा को क्यों हाथ डालना बुनियादी तौर पर ही गलत बात थी।
तो मैं समझता हूं कि वो जो गलती हमने की इनको हाथ डालने की, वो आज दुरुस्त होगी, क्योंकि ये लोग तो इतने उजले और साफ सुथरे हैं कि इनके बारे तो हम सोच भी नहीं सकते कि ये 2 नंबर करें। आप यकीनन मेरी बात समझ तो रहे होंगे आबदी साहब। जी देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए जो केसेस बनते हैं, जो रेफरेंसेस फाइल होते हैं, उसमें तो उन पे इल्ज़ाम होता है, लेकिन देखिए इल्ज़ाम लगाना और उसको साबित करना एक दो अलग चीज़ होती है। आपको शहादतें लानी होती है, लेकिन शहादतों की इतनी लंबी और शवाहिद की लिस्ट होती है, शहादतों की लिस्ट होती है उन लोगों की। नहीं, यहाँ एक शरीफ आदमी, माफी चाहता हूं मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, भट्टी साहब को पता है एक शरीफ आदमी थे मनशा बाम, उनको पकड़ लिया इन्होंने बिला वजह। तो इन लोग अच्छा खासा कब्जे का काम कर रहे थे, खरबपति हो गए थे। लाहौर में और भी बड़े साहब कब्जा ग्रुप हैं माशाल्लाह, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, नेकोकार परहेजगार लोग हैं, जाते तो बिला वजह साहब आप सदर है, अब बार के हमें इंसाफ दिलाएं। हाँ, मैं नहीं तो मैं रो पड़ूंगा। अब बिजनेस एज यूजुअल चलेगा, ये हमारी राय है यकीनन। जी आप जुबैरी साहब। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए इंसाफ जो होता है अदालत को देखना होता है। अगर उन पे झूठा केस है तो अदालत को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर देखिए शहादत नहीं है, चाहे कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ बेशक वो उनके ऊपर इल्ज़ाम सही हो, लेकिन जब तक शहादत आप नहीं लाएंगे उस वक्त तक अदालत उनको सज़ा नहीं दे सकती शहादत को सुनने के बाद। लेकिन इस तरह से फिर उनके ऊपर इतने केसेस बना दिए जाते हैं, आपने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, मुख्तलिफ केसेस बन जाते हैं, लेकिन आज तक साबित नहीं हुआ और इतना लंबा वो खिंच जाते हैं कि उस वक्त सिचुएशन बदल जाती है। जो लोग जिनके ऊपर इताब होता है वो फिर उनके फेवरेट हो जाते हैं, वो पसंदीदा लोग हो जाते हैं, तो फिर सारा सिस्टम उनको उनकी बेगुनाही को साबित करने में लग जाता है। तो ये सिस्टम हमारे कमज़ोर के सिस्टम है। देखिए यहाँ इंसाफ का तराजू बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि तराजू में जो है, जो रईस आदमी है, जो जिसके यहाँ असर रसूख है, उसको इंसाफ का दूसरा तराजू। और आपने जैसे फरमाया राजनपुर और इन जगहों पे बलूचिस्तान में किसान ये वो, उनके लिए जो वो साल घिसटते रहेंगे, उनको इतनी जल्दी इंसाफ नहीं मिलता हमारी अच्छा, मैं थोड़ी सी क्लैरिटी चाहता हूँ। देखें, एक शख्स है जिस पे 71 साल एक मुकदमा दर्ज नहीं होता, वो 3 कैंसर अस्पताल बना लेता है। वो सही है या गलत मैं किसी की नजर नहीं कर रहा। चंद माह में उस पर 180 मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। चलो आज हवा का रुख कोई और है, 2 साल बाद अगर कहें ये गलत है तो वो जितनी देर जेल में रहा, या नवाज शरीफ पर भी अगर गलत पर्चा था, तो इन सरकारी अदारों के पूछने वाला कोई नहीं कि आप बंदों पर 100-150-200 मुकदमा बना देते हो और किसी सबूत के बगैर, और उसकी जिंदगी अजरन कर देते हो, उसको जेल में डाल देते हो। वो कोई भी है, कोई भी पॉलिटिशियन है, जब तक क्या इनको झूठे मुकदमा दर्ज करने वाले, झूठे चलान करने वालों के खिलाफ आइन में कोई गुंजाइश है कि उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए? आइन में तो नहीं, कानून में तो बिल्कुल लिखा है। देखिए आइन में तो लिखा है कि आपकी जो बुनियादी हुकूक हैं उनको कोई सल्ब नहीं कर सकता। लेकिन आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान के अगर हमारे बुनियादी हुकूक हैं ही नहीं, आप देखें जो आप ये जो लोग गायब हो रहे हैं और फिर वो जल्दी बरामद हो जाते हैं और फिर वो आपके टीवी पे चैनल्स पे आके स्टेटमेंट देते हैं, फिर या तो एक पार्टी में शामिल हो जाते हैं या वो सियासत को खैर बात कह देते हैं। ये देखिए ये सामने आपकी सारी चीज़ें हो रही हैं, ये हमने देखा है सर, मतलब ये हम देखते हुए आए, और यही यहाँ हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया है इस मुल्क कि इंसाफ नहीं मिल रहा, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। इवन देखिए अब अगर ये नवाज शरीफ साहब आज उनको इस तरह से जल्दी से उनकी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इन पे भी इस तरह से उनको भी आप एक जजमेंट के थ्रू हटाया गया, लाइफ टाइम का उन पे बैन कर दिया गया। तो ये चीज़ें भी आपने देखी, वो राइटली और रॉन्गली, लेकिन वो प्रूव हुआ, वो उनको सज़ाएं हुई, फिर वो चले गए। एक मुजरिम को आज तक नहीं सुना था कि बाहर जाने की दिया जाए। मतलब आपके कितने लोग जेलों में हैं, वो यहाँ लोकल अस्पताल में उनको जाने की इजाज़त नहीं मिलती है, वो जेलों में ही मर जाते हैं। ऐसे भी केसेस हमारे सामने आए। लेकिन आप देखिए अगर आपके पास असर रसूख है तो आप अगर जेल में भी जाएंगे तो आप बीमार होकर आप अस्पताल में शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ आप रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने सिस्टम में देख रहे हैं सर, देखते आए और देखते रहेंगे। अच्छा ज़ुबैर साहब ये बताएं, कुछ लोग नून लीग वाले ये दावा कर रहे हैं या उनका ख्याल है कि दिसंबर तक या 30 नवंबर तक साबिक वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को साइफर में सज़ा हो जाएगी। क्या आप समझते हैं कि इतने एविडेंस है कि सज़ा हो सकती है? नहीं, आईनी मैंने फैसला तो जज साहब ने करना है, लेकिन आप रहनुमाई कर सकते हैं हमारी। जी मैं समझता हूं कि साइफर का कोई केस नहीं बनता,
लेकिन मैं नून लीग वालों से मुत्तफिक हूँगा कि आप क्योंकि यहाँ सारा सिस्टम उनके खिलाफ अब चल रहा है तो उनको ज़रूर सज़ा होगी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी बात जो बातें वो कहते हुए आए, आप देखिए मैं और आप बैठ के टीवी पे कह रहे थे, हम लोग डिबेट कर रहे थे कि एक मुजरिम को बेल नहीं मिल सकती। कि माशी इमरजेंसी लगाने की बात हो रही है, कानून में इसकी क्या गुंजाइश मौजूद है? मैं माफी चाहता हूँ, वक्त कम है और इशू बहुत अहम है। जी देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आइन के अंदर प्रोविजन है 232 आर्टिकल 232 ऑन फाइनेंशियल इमरजेंसी हो सकती है, और किस्म की इमरजेंसीज का वो चैप्टर है पूरा आइन के अंदर दिया हुआ है, वो सदर लगाता है, सदर हैज़ टू बी सेटिस्फाइड। और अब देखना होता है उसके कंडीशंस होते हैं, उसके अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो आप माशी इमरजेंसी लगा सकते हैं। आई थिंक आर्टिकल 235 है उसका माशी इमरजेंसी का, तो वो उसके जो पैरामीटर्स हैं अगर उसके अंदर आप आते हैं तो लगते हैं। लेकिन अगर लगाएंगे भी तो वो चैलेंज हो सकता है, और चैलेंज होकर फिर कोर्ट फैसला कर सकती है कि ये कंडीशंस बनी थी, ये इमरजेंसी लग सकती है। आपके मुअत्तल हो जाते हैं अगर माशी इमरजेंसी लगे तो ये इसमें जो प्रोविजंस है उसमें कुछ आपके बेसिक राइट्स उसमें मुअत्तल होते हैं, लेकिन वो देखना पड़ेगा उसके अंदर कि वो किस तरह की इमरजेंसी लगाते हैं सर उसके अंदर। लेकिन ज्यादातर जो दूसरी इमरजेंसी होती है वो जो मुल्क में हालात, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन है, वो इमरजेंसी होती है, उसमें तो बहुत आपके बुनियादी हुकूक मुअत्तल होते हैं। अच्छा आबद वैर साहब, हम तालिबे इल्म भी नहीं है, हम आईनी माहिर कोई भी हो तो आपको लेते हैं। हमने 2 साल से ये सुन रहे थे कोई कन्विक्टेड हो, इश्तिहारी और नामुमकिन है उसे अबूरी जमानत हो जाए। लेकिन जब आप जैसे साहिब इल्म और तमाम कानूनदान यही कहें तो अचानक उसके बरक्स फैसला हो जाए, फिर अवाम इस शबे में तो आएगी ना। ये इंसाफ के तराजू बराबर कब होंगे एज ए माशरा पाकिस्तान? माशरे, मैंने तो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कोट कर दी कि ऐसे माशरे, ये माशरे जो होते हैं, ऐसे जो माशरे होते हैं या ऐसी कौमें होती हैं वो तबाह हो जाती हैं। तो जब तक वो सही नहीं करेंगे और इंसाफ सबके लिए बराबर नहीं होगा, यही होता रहेगा। मैं वही तो आपसे कह रहा था कि जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमें बुलाते हैं और कहते हैं हम माहिर कानून हैं। हम तो मैं समझता हूँ आप हमें आइंदा से माहिर कानून बिल्कुल नहीं कहें। आप जो पॉलिटिकल लीडर हो उसके जो बुकला हैं वो जो कहते हैं उनको माहिर कानून आप माने, हम लोगों को ना माने। मैं तो आज आपसे दरखास्त करूंगा। हमारे नामों के नीचे भी लिख देते हैं माहिर कानून। नहीं, कुछ क्रेडिबल लोग हैं आप जैसे साहिब इल्म हैं और हम उनसे सीखते हैं। आप अब कह रहे हैं और इत्तेदाद हसन दीगर आइनी माहिरीन कह रहे हैं कि जी ये साइफर केस ही नहीं बनता, ओथ के तहत उन्होंने किया। अगर सजा हो जाएगी तो हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? मेरी ये रहनुमाई कर दें सिर्फ चंद सेकंडों की। अगर आप सारे कहते हैं ये केस नहीं बनता, डिक्लासिफाइड किया गया था, आइन के तहत उन्होंने ओथ लिया था, साजिशी थी, तो अगर सजा हो जाती है तो हम किसको कहेंगे कौन गलत है कौन ठीक है? हम किधर जाए? आम शहरी कैसा जाए? आपने इससे पहले नहीं देखा जिस केस की अब जो हाई कोर्ट ने सस्पेंड की, वो तोशा खाना में किस तरह से उनको सजा दी गई, किस तरह से वो केस चला, तो किस तरह से हुआ। और वो ऑर्डर देखिए, ऑर्डर एडीजे का ऑर्डर है, वो साइन भी नहीं होता, इस्लामाबाद की पुलिस भी नहीं जाती, वो इमरान खान साहब लाहौर में अरेस्ट भी हो जाते हैं और वो शिफ्ट भी हो जाते हैं, अटक भेज दिए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इलेक्शन के बारे में, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इलेक्शन 90 दिन में करा दो, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। लेकिन बड़ी आते जाते ये ना देखना, आप शरीफ लोगों को यहाँ कभी अब्दुल सारेदी को गिरफ्तार नहीं किया, डॉक्टर फॉल को नहीं कभी किया आपने गिरफ्तार, कभी मैडम टेरेसा को नहीं किया। ये शरीफ लोग, कभी साबर हमीद साहब को आप नोटिस भेज देते हैं, कभी यार इन शुरफा की कोई इज्जत है यार, कभी मोहताजी खोकर साहब, ये जो सब नेक लोग थे, मलक रियाज साहब, मनशा, तो इनको तंग करना कोई ये क्यों किया? ये आज के बाद नहीं होना चाहिए। मैं हरगिज़ कोई जजमेंट नहीं दे सकता। मेरे मौक़िफ़ ये है काई साहब, अगर नवाज शरीफ है या इमरान है या एबीसी कोई भी है, जो झूठे मुकदमे बनाते हैं 2-2 साल अंदर रखते हैं, अगर इनके खिलाफ कभी साबित नहीं हो रहा तो क्यों सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हो? इन उजले और शरीफ आदमियों को आइंदा आपने बिल्कुल तंग नहीं करना। खबरदार किसी कादी साहब, तो बात हाथ पाया, आपको पता है आजकल मोटरसाइकिल कोई इशारा काट देना या कोई थोड़ी सी स्पीड ज्यादा चलाए 3 दिन तक जमानत नहीं होती। इधर मुल्क लेकिन कम से कम एक पॉजिटिव बात जरूर है जिसमें ब्रेक ले रहा हूँ, कम से कम पंजाब की निगरान गवर्नमेंट हो या कोई हो, ऐसे नेककार और परहेजगार लोगों को वो रिलीफ दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर हो। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल हक
एक हमाजेत शख्सियत हैं, और जहाँ और उनके बड़े अलूम में महारत है, वहाँ वो वाइट कॉलर क्राइम का भी के उसमें भी उनकी मल्टीपल PhDs हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। एक तो मैं अपने लिए सीखना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने 2022-2023 की फिगर दी है कि जी इसमें $7.5 बिलियन की ओवर एडवाइसिंग या अंडर एडवाइसिंग हुई है। पहले तो हमें ये बताएं कि ये ओवर एडवाइसिंग और अंडर एडवाइसिंग क्या होती है, और आपके ख्याल में कितना चूना लगता है एक साल में पाकिस्तान की रियासत और मीशत को। जनाब डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया कैसा। आम लोगों के समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि जब तजारत होती है तो जो चीज़ों की दरामद होती है और बरामद होती है, उसके अंदर जो उसकी फेयर प्राइस है उसके मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन होता ये है कि इसको हम मनी जो लॉन्ड्रिंग के भी ज़राए होते हैं, तो जो ट्रेड बेस यानी कि तजारती तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, यानी कि पैसा इधर से उधर भेजा जाता है और उससे रियासती महसूलात भी बचाए जाते हैं। तो इस पूरी सूरत हाल को मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर एक आदमी बाहर से अगर 1 करोड़ रुपए की चीज़ मंगवाता है और उसको वो सिर्फ जो ड्यूटीज़ बचाने के लिए आधा कर लेता है, यानी 50 लाख उसकी वैल्यू जो है डिक्लेयर कर देता है और वो निकल जाता है माल, तो उससे समझिए कि 50 लाख की वैल्यू पे उसने जितने भी ड्यूटीज़ लगनी थी, टैक्सेस लगने थे, वो बचा लिए। यानी ये तो अंडर इनवॉइसिंग की एक शक्ल हो गई। अब बहुत से लोग ये करते हैं कि जिन चीज़ों पे ड्यूटीज़ वगैरह नहीं होती हैं, वो यहाँ से उसको जब दरामद करते हैं बाहर से, तो फिर अपना पैसा जो उनका टैक्स होता है, यानी जिस पे भी उन्होंने टैक्स नहीं दिया होता या कहीं डिक्लेयर नहीं किया होता, वो उसकी आड़ में बाहर पहुँचा देते हैं अपनी डमी कंपनी के पास। और यूँ आप समझिए कि वो 1 करोड़ की चीज़ जो बाहर से आनी थी, वो उसकी असल वैल्यू तो 50 होती है, मगर उसको वो 1 करोड़ का डिक्लेयर करके, जो उस पे किसी किस्म के टैक्सेस नहीं होते, वो मंगवा लेते हैं। कई दफ़ा तो ये होता है, जैसे अभी मैं आपको हालिया बताऊं तो ये सोलर जो पैनल्स थे, ये 2 कंपनियों ने पेशावर से बुक किए और ये कुछ 24,000 कंसाइनमेंट आती रही और बाद में पता चला कि उसमें कोई 50 अरब से ज़्यादा का ओवर इनवाइस, यानी कि उन्होंने ऐसी जगह पे वो पैसा पार्क कर दिया, यानी चाइना से, यानी 50 अरब रुपया अनडिक्लेयर्ड था इन सोलर पैनल्स में। जी। और वो जब आए तो फिर पता नहीं कि इतनी कम वैल्यू थी उनकी और वो कहाँ गए। तो अब बाज़ का तो लोग वापसी पे ईंटें मंगवा लेते हैं, यानी कि आप समझिए कि उन्होंने सिर्फ अपना पैसा बाहर बेचना होता है और वो यहाँ से उसको अपनी ही वहाँ बाहर कंपनियां बनाई होती हैं, जिन्हें हम लेटर बॉक्स कंपनीज कहते हैं, या अपनी ही उन्होंने जो सिस्टर कंपनीज बनाई होती हैं और उनके ज़रिए फिर वो पैसा जो है बाहर पहुँचा देती हैं। यानी अभी डॉलर्स का हमारे यहाँ इतना बहरान था और इस ज़माने में जबकि आम खाने-पीने की चीज़ें भी लाना मुश्किल था, अब देखिए कि 2 बैंकों के ज़रिए पैसा गया और वो छोटा-मोटा पैसा नहीं था, यानी 70 अरब के करीब जो है उसके अंदर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, 70 अरब रुपए की। यानी कि ये अगर पाकिस्तान में जो अभी चाइना के साथ आपने कल ही खबर देखी होगी कि ये सेनेट को बताया गया है कि चाइना ने इस बात को कन्फर्म किया है कि चाइना के एक्सपोर्टर्स ने पाकिस्तान को $17 बिलियन का माल बेचा है, जबकि पाकिस्तान में जो अपनी इंपोर्ट ज़ाहिर हुई है, टोटल जो हम भी ज़ादुशुमार जमा करते हैं, वो 13 बिलियन है। $4 बिलियन, देखिए $4 बिलियन आज बड़ी रकम है, क्योंकि हम तो IMF से 1 बिलियन के लिए जो है वो भीख मांग रहे होते हैं। $4 बिलियन का फ़र्क जो है, इसका मतलब है कि इन पाकिस्तानी इंपोर्टर्स ने चाइना से माल मंगवाते हुए एक तो प्राइस कम रखी, उसके ज़रिए ज़ाहिर इनकम टैक्स भी बचाया, सेल टैक्स भी बचाया, और उसके बाद ये 4 बिलियन हवाला हुंडी से गया, क्योंकि जाहिर है कि अगर कम कीमत पे मंगवाया गया तो बकाया कीमत भी तो देनी है ना। अब यहाँ से ये डॉक्टर साहब थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा। जिस तरह आप कह रहे हैं 70 अरब गया, चाइना से इतना आया, क्या ये सरकारी अफसरान की मिली भुगत के बगैर आम बंदे को, तो वो कहते हैं आप जेबें खोल लेते हैं कितने डॉलर है, जा सकता है? ये ऐसी मशीनरी जिन पर अरबों रुपए टैक्स है और चंद हज़ार या चंद लाख दे के कर लेते हैं, उसके बगैर मुमकिन है कस्टम, इनकम टैक्स इन लोगों की या FIA के बगैर ये मनी लॉन्ड्रिंग या इस किस्म की मुल्क पे कुछ चूना लगाया जा सके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने बिल्कुल सही फरमाया भट्टी साहब। ये काम अदारों की मिली भगत के बगैर तो हो ही नहीं सकता। बल्कि देखिए, जिन बैंकों ने ये देखते जानते हुए भी कि उन्होंने कैश इतने बड़े-बड़े डिपॉजिट कराए, उन कंपनियों की कोई हैसियत नहीं थी, उन्होंने हम और आप जो है छोटा सा अकाउंट खोलने जाएँ तो हमें मुसीबत पड़ जाती है और वो जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं, और यहाँ बिलियंस ऑफ जो डॉलर्स थे वो पाकिस्तान से बाहर भेजे गए, और वो कंपनियां भी जो थी
जाली थी, ट्रस्टवर्दी भी नहीं थी, उनकी इतनी औकात भी नहीं थी कि भेज सकते। तो ये तो सारा एक माफिया लाइक ऑपरेशन होता है जिसमें सारे लोग शामिल होते हैं, तभी कहीं जाकर ये डॉक्टर साहब, बातें मैं हो आपकी पाती हैं। मौजूदगी का फायदा उठाना चाहता हूँ क्योंकि बड़ा वक्त कम होता है। आप डॉक्टर साहब बड़ी अहम बता रहे थे कि सरकारी मशीनरी के बगैर एक पैनी नहीं जा सकती, अगर कस्टम ना हो तो वो अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो 92 में आपने सबसे पहले पॉइंट आउट किया था, 92 का जो कानून इसहाक डार ने बनाया था, क्या आप समझते हैं कि इससे भी ब्लैक इकॉनमी में यहाँ एक फैलाव आया था? वो कैसे इस्तेमाल हुआ आपकी माहिराना राय के मुताबिक? जी, वो जो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन रिफॉर्म एक्ट बनाया गया 1992 में, उसको कहा तो ये क्या कि वो ट्रेड को लिबरलाइज करेगा और हम आगे बढ़ेंगे, मगर उसके ज़रिए बिलियंस ऑफ डॉलर की चोरी की गई। जो पैसा यहाँ लोगों का पड़ा था वो डॉलर की शक्ल में बाहर ले गए, फिर वहाँ से पाक रुपये बनाकर वापस लाए, फिर ले गए। तो यानी वो यहाँ से हुंडी के जरिए ले गए और वो कानूनी तौर पर वापस ले आए, ये कहना चाहिए? उस जमाने में तो कई साहब ये हो गया था कि अगर आपके पास कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट में बाहर से जितना भी पैसा आ जाए कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से आप जितना पैसा भेजें कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये सिलसिला बहुत अरसा तक जारी रहा और हमने डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी भी कर दी, उसका भी बेड़ा गर्क किया। और जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ और जो अपनी यहाँ जो किकबैक्स लिए गए थे, यहाँ जो टैक्स चोरी की गई थी, उसको भी वाइट कर लिया गया, क्योंकि उसकी आड़ में कि आपसे अगर आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट में कोई पैसा आए या आप जमा करवाएं तो कोई भी अथॉरिटी यानी इनकम टैक्स, कस्टम वाले, FIA वाले आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते। तो ये तो फिर बहुत बाद में जाकर जब बाहर के इदारों ने हमें इस कानून की वजह से खींचा तो फिर हमने उसके अंदर ये प्रोविजंस डाली कि इसके बारे में जो है जांच पड़ताल हो सकती है, मगर अभी भी नहीं होती। अगरचे वहाँ लिखा हुआ है अभी भी लोग जो है वो डॉलर्स के जरिए ये कारोबार करते हैं, मगर हवाला और हुंडी का कारोबार वहाँ ज्यादा होता है। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, मुझे पता है भट्टी साहब के पास बेशुमार सवाल है लेकिन मैं फायदा उठाना चाहता हूँ। माय ब्रदर लेट जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन फौत हो गए, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। वो कहने लगे कि यार इन्होंने कानून बना दिया है कि 5 साल के बाद हम FBR से भी नहीं पूछ सकते कि ये पैसे कहाँ से आए थे। ये कानून कब बना और ये क्या कानून था और ये क्या वारदात थी? जी, इन्होंने एक वहाँ इनकम टैक्स में एक ऐसा सेक्शन डाला कि 5 साल बाद अगर आपका केस टाइम बार्ड हो जाए तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। मगर होता यह है कि आपने देखा हमारे यहाँ तो बहुत सी ऐसी ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की स्कीमें लाई गई बल्कि फिर टैक्स एमनेस्टीज दी गई कि आपको किसी बारे में सवाल नहीं पूछा जाएगा। 2018 की एमनेस्टी अगर आपको याद हो, आखिरी दिनों में जब ये हुकूमत थी, आखिरी साल था इसका और 3-4 महीने रह गए थे इलेक्शंस में, बजाय इसके कि नई हुकूमत को आने देते और वो कोई लॉ पास करती, मिफ्ता इस्माइल साल ने शाहिद खान अब्बासी साहब के ज़माने में 218 में ऐसी एमनेस्टी आई जिसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन जो हमें बाहर से आ चुकी थी कि पाकिस्तानियों के कम से कम भी उस वक्त तो सिर्फ 7 मुल्कों से पता चला था 16 बिलियन डॉलर पड़े हैं, और वो उन्होंने एमनेस्टी देके 1% पे सारे वाइट कर दिए। फिर 2019 में जब शब्बर जैदी साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने भी एक एमनेस्टी जो थी उसकी प्रपोजल दी, वो भी पास हुई। यूं सारा मिलाकर हमारा अंदाजा ये था कि कोई 70 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान को सिर्फ टैक्स 70 बिलियन डॉलर। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश है ये जो आप फरमा रहे और जो आंखें अकल दक रह रही है, ये तो सारे खरबों रुपए लोगों को बचाने के लिए ये पॉलिसियां फ्रॉड किया जाता है। इसमें आम शहरी के तो हुकूक सलब हो रहे हैं, तो इन्हें कैसे रोका जा सकता है? ये अरबों रुपए की अंडर नुमाइश करना, 70 बिलियन डॉलर कह रहे हैं वो। तो आम शहरी तो बेचारा 2 वक्त की रोटी नहीं खाता, क्या ऊपर से माफिया नीचे मिला हुआ है? जी, जाहिर है कि इसमें सियासतदान भी इन्वॉल्व होते हैं जो ऐसे कवानीन बनाते हैं। यानी पाकिस्तान की रियासत को अगर सादा जुबान में कहना हो तो यहाँ एक इत्तेहाद होता है उन लोगों का जो कानून बनाते हैं, जो कानून के रखवाले हैं और जो कानून तोड़ते हैं। ये तीनों जब हाथ मिला लें तो फिर तो उस रियासत का अल्लाह ही हाफिज होता है। तो इस रियासत को मैं तो इसी तरह डिफाइन करता हूँ, कई किताबों में भी लिखा है, आर्टिकल को में लिखा है कि ये वो रियासत है जहाँ इन 3 लोगों का, कानून बनाने वालों का, कानून की रखवालों का और कानून तोड़ने वालों का एक अनहोली अलायंस है जो अवाम के खिलाफ है और मुल्क के खिलाफ है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, जो अरबों रुपए खरबों डॉलर का टीका सालाना लगता है, इसको रोके जाने का कोई आईनी तरीका है? बादी नज़र में तो हुक्मरान जो आता है उसके साथ इन्वेस्टर होते हैं, वो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, तो आवाम गरीब से गरीब तर हो जाती है। चंद खानदानों के खरबों रुपए की प्रॉपर्टी, क्या रोके जाने का कोई तरीका है? जी भट्टी साहब, देखिए पहले ये होता था जो सियासी जमातों के साथ जो बस्ती में लोग चंदा देते थे और उन पार्टी की और आवाम से पार्टियां चलती थी, अब जो फाइनेंशियल से चलती हैं। अब ये जितने भी पार्टियों के फाइनेंशियल होते हैं, आपने देखा रियल स्टेट में इनका पैसा पास हुआ होता है,
ज़्यादातर, और बाहर इनकी ऑफशोर कंपनियाँ होती हैं और यही पार्टीज़ को फंड देते हैं। तो जब तक सियासी कल्चर ना बदला जाए, आम लोग पार्टियों के अगर मेंबर हों, चंदा दें, पार्टियाँ उससे चले, तो वो फिर अवाम दोस्त पार्टियाँ होंगी। ये तो चोरों की हमायत से आती हैं और चोरों के ही लिए काम करने वाली पार्टियाँ बन के रह गई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मैं एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ। मैं एक पुलिस ऑफिसर के पास बैठा था, कहीं खाना था, तो मैंने उन्हें कहा कि जी एसपी को 20 लीटर पेट्रोल जो है वो अलाउड है पूरे दिन में, लेकिन एसएचओ जो है उसकी ड्यूटी होती है कि वो पूरी उसकी यानी उस टैंक फुल करवाए। ज़ाहिर है वो किसी 2 नंबर से ही करवाएगा। तो आप ये जो बात कर रहे हैं और आपकी बड़ी तहकीक है, और मुझे पता है कि आप ये पनामा भी जो हुआ था इसमें बाद में लोगों के नाम आ गए, इसमें आपका बहुत ज़्यादा काम था और बहुत सा काम तो भी सामने भी नहीं आया आपका इस हवाले से। तो ये इसका मतलब ये है कि ये आर इंस्टीट्यूशंस आर ग्रासली कंप्रोमाइज्ड, और ये जो वारदाती है अफराडी है जो पुलिस की गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं, या इनका जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं कि इनकी पार्टियों को फंड देते हैं, इनको तो हम इस आपके सो कॉल्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो मार्शल लॉ तो छोड़ें, वो तो इसका भी खराबी है। तो इसमें तो हमें हाथ डाल ही नहीं सकते जिस वक्त तक कोई एक अवामी जमहूरियत ना हो। जी, बिल्कुल सही फरमाया। देखिए, अदारों चूँकि उनका काम होता है कि जो कानून बना उसके मुहाफ़िज़ हो, वो उसी को तोड़ने वालों का साथ देते हैं, और जो कानून बनाने वाले हैं वो एमनेस्टियाँ देते हैं। तो बहुत सी स्टडीज़ अब हुई हैं, एक लेटेस्ट किताब भी इस पर हमारी छपी है, जिसमें इसी बात का इज़हार किया गया है कि पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट बनी जिसके अंदर ये तीनों तबक़ात ने मिलकर, यानी कि कानून बनाने वाले लोगों ने, कानून के रखवालों ने और कानून तोड़ने वालों ने मिलकर एक अलायंस किया और अवाम को अब जिस मुश्किलात में डाला है, टैक्स पे टैक्स लगाए चले जा रहे हैं, बाहर से भीख माँग रहे हैं और अपने ट्रिलियंस जो थे, बिलियंस नहीं ट्रिलियंस, वो बाहर शिफ्ट कर दिए। कोई बंदा जो है वो बाहर पैसा रखता, यानी आप पाकिस्तान में वो क्यों रखेगा? डॉलर उन्हें पता है यहाँ जब एप्रिशिएट होगा तो प्रॉपर्टीज़ भी नीचे जाएँगी, एक्चुअल वैल्यू ऑफ मनी भी, ये सारा पैसा अपना बाहर रखते हैं। और जो 140 मुल्कों का मुआहदा हुआ कि हम एक-दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन आती है तो साथ ही एमनेस्टी दे देते हैं और वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में भी नहीं लाते ताकि बताया जा सके कि कितना यहाँ से पैसा जो था वो चोरी करके बाहर भेजा गया। अब मैं आपको बताऊँ, मैं तो ओईसीडी के साथ काम करता हूँ, इस वक़्त भी पाकिस्तानियों के जो बाहर असासे हैं, ये मैं उन लोगों को नहीं कह रहा जिन्होंने बाहर नेक नामी से अपना कमाया और वही रखा है, जो पाकिस्तान का जिनका कोई ना कोई ऐसा है कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड है या गवर्नमेंट सर्वेंट्स रहे हैं या फिर ऐसे हैं जो कारोबारी हैं, इनके अभी भी पाकिस्तान के लिहाज से ट्रिलियंस बाहर पड़े हुए हैं। अगर आप मुझे डॉलर टर्म में पूछें तो मैं आज भी आपको बताने को तैयार हूँ कि पाकिस्तानियों के 120 बिलियन डॉलर से कम के पैसे आज भी बाहर नहीं पड़े हुए। माय गॉड। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आखिरी बात, अगर जितनी मैं समझाऊं, आपने जितनी तफसीली गुफ्तगू बताई, हम कह सकते हैं इस घर को आग लग रही है घर ही के चिराग से। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही हमारे लोग बाहर जाकर बड़े-बड़े रैंच खरीदते हैं, बड़ी-बड़ी बिज़नेस करते हैं, तो कौन-सा कानून है जिसके तहत ये पैसा बाहर जाता है? क्या यहाँ टैक्स दिया जाता है? बाकी ममालिक में जहाँ करप्शन है, वहाँ चलिए करप्शन का पैसा उस सोसाइटी में तो इन्वेस्ट होता है, यहाँ से तो बाहर चला जाए। पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये है कि यहाँ पे जो लोगों ने लूट-मार की, उसका पैसा भी वो बाहर ले गए और मुल्क का जो खजाना था वो खाली होता गया और लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ती रही। बाकी ममालिक डॉक्टर साहब, इट इज सच अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो, एंड जिस सादा तरह आपने हमारे दुखों का एक तशरीह की है, सुनने वाले जब सुनेंगे तो शायद उन तक भी ये बात पहुँचे। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक की वजह से रोकने को दी तो नहीं चाह रहा था, जितनी खूबसूरत गुफ्तगू और जितनी मीनिंगफुल बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, थोड़ी सियासत पे भी बात करते हैं। 120 बिलियन डॉलर जो है वो अपना हमारा बाहर पड़ा हुआ है। और एक आपको आज खुशखबरी सुना देता हूँ। जब से फवाद साहब आए हैं माशाल्लाह, प्राइवेटाइजेशन, तो तमाम जो हमारी जो PIA की परवाज़ें मनसूख हो गई हैं। इंशाल्लाह बड़े सस्ते दामों बाज़ार में बारायत आप भी ख़रीद सकते हैं। मुमकिन है उन्होंने पलियों पैसे दे के कहना पे कि ये हमारी ये ले लें। तो इंशाल्लाह मेरा सवाल भट्टी साहब आपसे ये है कि यार इतना नेक और परहेजगार लोग जो हैं, जिन पे अबला वजह मुकदमे बनाते हैं, इसहाक डार साहब जैसे उजले आदमी जिन्होंने 1992 का प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट बनाया, माशाल्लाह वो मैंने आपको FBR का कानून बताया, जो मेरे बड़े भाई ने, जब वो जज थे, उन्होंने बफौत हो गए, अल्लाह ताला उन्हें गरीब रहमत करे, कि जनाब मैं पूछ ही नहीं सकता
कि जनाब 5 साल पहले जनाब ने जो हराम खादा है वो हम नहीं पूछ सकते। गुजारिश तो ये कितना अच्छा अजला मुल्क है यार। नहीं, सब की जमानतें लो यार, जमानतें लो। मुल्क अच्छा है माफिया के लिए, लूट मार करने वालों के लिए, ताकतवरों के लिए। क्या जिस स्पीड से ये इंसाफ मिल रहा है, फवाद हसन फवाद को ये जिम्मेदारी है 450 के करीब ये एलिबाई बनाई जा रही है, जुआज बनाया जा रहा है बेचने का। एक और चीज बड़ी मनपसंद कोड़ियों के भाव वो कह रहे हैं कि स्टील मिल का कोई बंदा नहीं लभ रहे। 1000 एकड़ 2000 एकड़ जमीन तो ये खा गए ना। पहले मैंने पीपल्स पार्टी के एक साहब से एक 92 में पूछा, मैं कहा यार वो पैसे, कहते नहीं वो हमने डीसी रेट पे दे दिए थे, बाद में पता लगा डीसी रेट भी नहीं देता। काजी साहब तो माशाल्लाह हर माल बिकेगा। हम पॉलिटिशियन को कहते हैं जब तक आपके सरकारी अफसर इस लूट और मार प्यारी निगरान हुकूमत, माशाल्लाह निगरान हुकूमत तो छोड़ दें, ये इनकी कहना इंसल्ट है। ये बकौल पीपल्स पार्टी के तसलसल है मुस्लिम लीग नून का, जितनी सहूलतकारी मुबैना तौर पर ये अब कर रहे हैं, खुद नून लीग की हुकूमत होती तो नहीं कर सकती थी। जिसकी जिंदा मिसाल दे रहा हूं, आपके 30 सेकंड चाहिए। शहबाज साहब नवाज शरीफ साहब के सगे भाई हैं, उनके वालिद का नाम भी मियां मोहम्मद शरीफ, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, और नवाज शरीफ साहब के भी। वो नहीं आए, क्यों अचानक आए? और निगरान हुकूमत के पास ऐसे मौजूद है, ऐसे ऐसे नो रतन है कि ये रातों रात जिसको चाहे मुलजम बना दें, जिसको चाहे बाइज्जत बरी करा दें, ड्राई क्लीन करा दें। तो इससे अच्छा क्या? भट्टी साहब जड़ियां 4-5 गोल बोटियां रह गई ने, जड़ियां हुण माशाल्लाह ये विकन गईयां। मसलन ये कह रहे हैं स्टील मिल का जो रोक रहा हूं, अलीना शिंगरी है गालबन, मैं नाम अगर भूल रहा हूं तो एंकर है कोई, उन्होंने सवाल किया, पीएम सब खफा हो गए। एक सहाफ़ी के पास सवाल करने का हक होता है, जो आपको यार इतने बड़े दानिशवर हैं हमारे जो है, तो कोई सवाल उनके लेवल का होना चाहिए था ना। नहीं, सवाल तो हकायक होता है, सवाल पूछना जर्नलिस्ट का हक है, सवाल है। लेकिन अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप नामुनासिब लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, दलील से कायल करते हैं। जब दलील ना हो तो फिर आप धमकियों पे आते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आज मरियम नवाज को लीडर मैं मानता हूं कि उन्होंने कहा था जब मेरे अब्बू आएंगे ना पर्चा होगा, ना गिरफ्तारी होगी, ना वो जेल जाएंगे और वजीर आज़म बनेंगे। और राना सनाउल्लाह हमारे दोस्त ने कहा था हमें 0 रिस्क की गारंटी दी गई है। तो आज सरकारी अदारे इनके मरहूने मिन्नत है, चाहे FIA हो, नैब हो, पुलिस हो। भट्टी साहब माशाल्लाह अब तो ये हुकूमत में मैं ठहर जाओ, मैं हुकूमत में आ रहे हैं। मरी में मैं एक मुशायरा सुन रहा था, तो एक शायर आए तो उन्होंने कोई अपने 35 नामुकम्मल गज़ल के 35 शेर तरन्नुम से गाए, तो कहने लगे कि आखिरी शेर अर्ज़ है। मैं क्या हजूर साढ़े भी आखिरी सा ने, तो इंशाल्लाह ये आ गए ने, तो बाकी जो थोड़ा बहुत सामान है ये तभी 3-5 हो जाएगा। मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूँ, फिर आगे चलते। सुनाओ जी। मैंने कल अर्ज़ किया था कि कुछ छापे मार के लाहौर में इनके वोटर बरामद किए जाएं, इसके बावजूद ये हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं यार। तो हुकूमत अगर वोटों से बनती है तो मुझे नजर नहीं आती बादियों नजर, वोटों से तो नहीं बनती इनकी। मुझे ये बताएं इन्हें कौन सा अलादीन का चिराग है, इन्हें पता चल गया हुकूमत भी बन गई और शहबाज शरीफ की बदहोई कर रहे हैं। अगर वो 16 वो कह रहे हैं मरियम मोहतरमा जो है वो पंजाब में CM होंगी, वो कह रहे हैं जी वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वोटां दी लोड़ ही कोई नहीं, उनका कैलिबर नहीं है कि वो पंजाब में आए। तो पंजाब में किसकी जगह बनाई जा रही है? डू यू नो काजी साहब, अब तो उन्हें अमेरिका की सदारत चाहिए होगी। पूरे का पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया था लंदन, धरा रह जाएगा। वैसे मैं भी तुम मैं आपकी अपनी राय है, जो कुछ हो रहा है कहता ना वो पता नहीं आप साहिब इल्म है, जो कुछ अल्लाह जन्नत नसीब करे। अरशद शरीफ शहीद कहता था जो कुछ देखता हूँ बोलने का आदी हूँ, मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। मुझे तो जो नज़र आ रहा है मैं वो गुजारिश कर रहा हूँ, ना मैं जज हूँ ना मैं थानेदार हूँ। तो लिहाजा एक तरफ तो यार ये कौन नाहंजार लोग थे, 24 लोग जिन्होंने मियाँ साहब की तस्वीर फाड़ने की जुर्रत की, सड़कें ब्लॉक करने की जुर्रत की। बट्टी साहब ये क्या है यार? जिन्होंने मियाँ साहब की तस्वीर फाड़ी उनका पेट फाड़ देना चाहिए, उनका जिगर फाड़ देना चाहिए, उनको खून आलूद कर देना चाहिए, उनको जीने का हक ही नहीं है। यानी ये क्या यार? वो लंदन में निकलते हैं तो तुम आ जाते हो बदतमीजी करने, और पाकिस्तान में भी यही करोगे नेक लोगों के साथ? कोई नहीं बट्टी साहब। देखिए काई साहब, एक वक्त में लास्ट फिक्रा, एक वक्त में आप
तरीके इंसाफ को सांस लेने की भी इजाज़त नहीं दे रहे, दूसरी तरफ उनकी साथ अवाम भी नहीं है और तस्वीरें भी फाड़ आज रहे मेरा हैं। पता नहीं क्यों ना गुनाहगार का दिल कर रहा है, वो क्या था, वह तो इज़्ज़ुमन तशाओ व तो ज़िल्लुमन। अल्लाह जिसको चाहे जलील करे, जिसको चाहे इज़्ज़त दे, अल्लाह हमें इज़्ज़त ही दे। ख़त्म करते हैं प्रोग्राम आज इस नोट पे और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।